नमस्कार। बोधी वल्लरी की हिंदी कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का पाठ है पतंग द्वारा आलोक धनवा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। पतंग कविता के कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। पाठ पढ़ने के पूर्व आइए इनका कवि परिचय जानते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां इत्यादि हैं। जो प्रमुख सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं उनमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान इत्यादि हैं। आलोक धनवा की कविताओं ने 7वें-8वें दशक में काफी लोकप्रियता अर्जित की। इसका मूल कारण यह था कि इनकी कविताओं में एक आंतरिक लय और सहजता थी। सहज बिंब धर्मिता और प्रतीक विधान थे। शायद इसलिए भी इनकी कविताएं होठों को अनायास ही बुदबुदाने का मौका देती हैं। सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी सक्रियता खूब रही है। कई अतिथि व्याख्यान तथा अध्ययन मंडलियों में उन्होंने भागीदारियां की हैं। आदर्श पाठ के द्वारा पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आइए इस प्रथम काव्यांश का भाव विस्तार करें। कवि कहते हैं कि अपनी तेज बौछारों को समेटकर भाद्र मास यानी भादो का महीना खत्म हुआ, क्वार का महीना आया। इस मास के सवेरे में खरगोश की आंखों जैसा चांचल्य था और लालिमा। शरद का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतुओं के पुलों की बाधाओं को पार करते हुए अपनी नई साइकिल अर्थात शरद की धूप चलाता हुआ, घंटियां बजाता हुआ, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुलाता है, आमंत्रित करता है। वह वातावरण और परिवेश में उस हद तक कोमलता और अनुकूलता भर देता है जिसमें दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज, हल्का कागज, सबसे पतली कमानी का संवेद रूप अर्थात पतंग उड़ने की सहज संभावना पा जाता है। शरद सुनिश्चित करता है कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें बच्चों के उत्साह, कोलाहल तथा तितलियों के उड़ने जैसी कोमल घटनाएं भी अपनी जगह पा सके। किसी भी कविता को समझने के लिए काव्य सौंदर्य जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आदि पंक्तियों में शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। अतः मानवीकरण अलंकार है। लगभग पूरी ही कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में अनेक स्थलों पर बिंब विधान का प्रयोग किया गया है। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी साइकिल तेज चलाते हुए, इशारों से बुलाते हुए इत्यादि में दृश्य बिंब तथा घंटी बजाते हुए, सीटियों, किलकारियों में श्रवण बिंब की योजना की गई है। बच्चों से संबंधित इस कविता में बच्चों को प्रिय लगने वाले प्रतीकों का सावधानी से इस्तेमाल किया गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ पर आकाश को मुलायम बनाने के प्रतीक से बच्चों की कोमल भावनाओं की ओर संकेत किया गया है। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। यहाँ पर बच्चों की उमंगों, आनंद और कोमलता को सीटियों, किलकारियों और तितली के प्रतीक के द्वारा समझाया गया है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण है। शांत और वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। काव्यांश को समझने के लिए कुछ बोध प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इनका अभ्यास करें तथा इनके उत्तर खोज कर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने का प्रयास करें।
पहला प्रश्न, सवेरे की तुलना किससे और क्यों की गई है? दूसरा, कविता में शरद का मानवीकरण जिस प्रकार से किया गया है उसे अपने शब्दों में लिखें। तीसरा, कविता में आए गए बिंबों को स्पष्ट करें। आइए अब दूसरे काव्यांश की ओर चलते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह, लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर कभी वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। काव्यांश का भाव विस्तार देखें। यहाँ बच्चों के कोमल व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि बच्चों का संपूर्ण जीवन निष्कलुष होता है, कोमलता से भरा होता है। जब वे अपने आंतरिक आनंद में बेचैन होकर, मदहोश होकर, बेखबर होकर छतों पर दौड़ लगाते हैं, तो छतों की कठोरता भी उन्हें कोमल सी लगने लगती है। उनके मन का उत्साह, उमंग जैसे उनमें पंख लगा देता है, उन्हें उड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। उनकी किलकारियों से जैसे दिशाओं में मृदंग का संगीत, ढोलक का संगीत समाविष्ट हो जाता है, भर जाता है, और दिशाएं उनके उमंग में शामिल होकर संगीत की तालों में मदमत्त जाती है। जब बच्चे पेंग भरते हुए, यानी आगे पीछे उछलते झूलते हुए छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंचते हैं, तो उनके शरीर का आंतरिक लय तथा उत्साह ही उन्हें गिरने से बचाता है। पतंग तथा बच्चे एक धागे से इस प्रकार जुड़ जाते हैं, एक लय हो जाते हैं, कि पतंगों के सहारे वे जमीन में रहते हुए भी असीम आकाश को चुनौती देते पीछे नहीं हटते। उनके रोमकूपों का लोमहर्षण उनके उत्साह को दिखाता है। जब कभी बच्चे छतों से गिर जाते हैं, तो यह सीख उन्हें भावी जीवन के लिए और निडर बना देती है। वे साहसी होते हैं। वह बच्चा जो कभी संसार और ऋतुओं की अनुकूलता के लिए मजबूर होता है, कि अपने खेल के लिए, उसके बेचैन तथा चंचल पैरों के पास पूरी धरती, पूरी पृथ्वी की गति भी समर्पण कर देती है, छोटी पड़ जाती है, अपेक्षित लगती है। पठित पद्यांश के काव्य सौंदर्य की व्याख्या कुछ इस प्रकार करते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में उपमा अलंकार, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर में भी उपमा अलंकार है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में उत्प्रेक्षा अलंकार। पृथ्वी घूमते हुए आती है उनकी बेचैन पैरों के पास, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, मानवीकरण अलंकार। दृश्य बिंब विधान किया गया है इन पंक्तियों में। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कविता की भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहपूर्ण है। मुहावरों का प्रयोग है, जैसे छतों को भी नरम बनाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, इत्यादि। शांत और वात्सल्य रस का प्रयोग है। बच्चों के असीम उत्साह तथा उमंग को दिखाया गया है, जहां पतंग तथा बच्चों की सत्ता एक हो जाती है, एकात्म हो जाती है। पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि अनुकूलता से प्रतिकूलता के संधान की यात्रा है। यानी जो चीज प्रतिकूल होती है, उसे प्राप्त करने के लिए, साहसी बनने के लिए एक तैयारी, एक यात्रा पतंगबाजी सिखाती है। बच्चों की कोमलता तथा भार शून्यता उन्हें निडरता के साथ क्रूर समाज की संभावनाओं के लिए तैयार करता है। बच्चों की भारहीनता, उनकी कोमलता ही हर खतरे से उन्हें बचाती है तथा दुर्घटनाओं में सीख से उन्हें साहस और निडरता का संदेश मिलता है। प्रस्तुत काव्यांश की समझ को बढ़ाने के लिए कुछ बोध प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, इनका अभ्यास करें। पहला प्रश्न, छतों को नरम बनाने से क्या आशय है? दूसरा, बच्चे पतंग के सहारे कैसे उड़ रहे हैं? तीसरा, छतों से गिरने का बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? और चौथा, पृथ्वी के पैरों के पास घूम कर आने का क्या अर्थ हो सकता है? आइए अब पूरे कविता के मूल कथ्य को समझते हैं।
पतंग कविता के द्वारा कवि आलोक धनवा एक तरफ बाल सुलभ उमंग, कोमलता तथा चंचलता का वर्णन करते हैं तथा दूसरी तरफ प्रकृति के परिवेश का मानवीकरण बिल्कुल आधुनिक संदर्भ में करते हैं। ऐसा उदाहरण शायद ही हिंदी साहित्य में कहीं और मिला हो। शरद ऋतु का चित्रण यहाँ बिल्कुल ही नए प्रतिमानों प्रतीकों के साथ दिखाया गया है। यह शरद का समय वातावरण की जटिलताओं को दूर करता हुआ शीत, गर्मी और वर्षा की प्रतिकूलता तथा प्रचंडता से बचाता हुआ, बच्चों को क्रूर जीवन से बचाता हुआ उत्साह और उमंग का संदेश देता है। शरद बच्चों के उत्साह तथा उमंग के अंकुर को पनपने की नई भूमि प्रदान करता है। तितलियों तथा किलकारियों की दुनिया से होते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंचते हैं, जिसके खतरों से निपटने के लिए वे तैयार नहीं है। यानी प्रतिकूलता से मुकाबला करने के लिए बच्चे अभी तैयार नहीं है। आगे आने वाले भावी जीवन में जो समस्याएं उन्हें झेलनी है, उसके लिए वे तैयार नहीं है। लेकिन पतंग तथा स्वयं की एकात्मकता के संगीत से अनुप्राणित होकर बच्चे खुद को बचाते हैं। जब दुर्घटनावश वे गिर जाते हैं, उनके अंदर का साहस और निडर बनकर सामने आता है और वे आने वाले भावी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति की अनुकूलता प्रतिकूलता से भी वे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न दिए गए हैं, इनका अभ्यास करें तथा इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अवश्य लिखें। कविता का कथ्य स्पष्ट करें। प्रश्न 2, छतों से गिरने पर बच्चों की क्या स्थिति होती है उसे बताएं। प्रश्न 3, दिशाओं को मृदंग जैसा बजाने से क्या अर्थ हो सकता है। पाठ के अंत में हर पाठ की भांति कुछ गृह कार्यों की योजना है, इन्हें देखें और इनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। आज के पाठ में इतना ही। अगली कक्षा के साथ जल्द ही मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।